अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद। और पाक चाइना ताल्लुकात की परत दर परत जो बदलती हुई सूरत हाल में भी जिस कदर मजबूती और इस्तेहकाम नज़र आता है, उसके तनाजुर में ख़ित्ते की क्या सूरत हाल है, यहाँ अमन व अमान कितना ज़रूरी है, और चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर यानी सी पैक के तनाजुर में ये जो ताल्लुकात हैं वो किस नहज पर हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं। इसी तरह से चाइनाज़ जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके जो 100 साल मुकम्मल हुए और उस मौके पर जो खिताबात वहाँ पर हुए प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, इस हवाले से जिन ख्यालात का इजहार किया गया है, ये तमाम मौज़ूआत हम आज के प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएँगे। और हमें थोड़ी देर में नासिर सलमान साहब हुकूमत पंजाब के तर्जुमान इस हवाले से ज्वाइन कर लेंगे, जबकि हमारे पास जनाब डॉक्टर खालिद मंजूर भट्ट साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, एकेडमिशन हैं और बेहतरीन तज्ज़ियाकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और जब्बार चौधरी साहब एक और बड़ा नाम है इस हवाले से कि तज्ज़िया जो है और जो ख़ास तौर पर ख़ित्ते की सूरत हाल है उसके हवाले से इनके ख़यालात आप गाहे गाहे इंटरनेशनल मीडिया पर देखते और सुनते रहते हैं। हम गुफ्तगू का आगाज़ खालिद मंसूर भट्ट साहब से करेंगे और उनसे जानेंगे कि 70 बरसों से जो पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं, अब ये कहा जा रहा है कि बुलंदियों की नई सतह पर हैं। ये जो 70 बरस का एक रिश्ता है और एक सफ़र है, और उसके नतीजे में आज जहाँ पर दोनों ममालिक खड़े हैं कि अक़वाम आलम में ज़ेर बहस है ये रिश्ता और ये ताल्लुक़, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए जी, ये रिश्ता ऐसा है जो ग्रेजुअली इम्प्रूव हुआ है और इसमें सबसे अहम बात यह है कि दोनों पार्टनर एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट वर्दी हैं। तो इन्होंने हर मौके पे, हर मुश्किल घड़ी में, हर क्रिटिकल टाइम पे एक दूसरे को सपोर्ट किया है, पॉलिटिकली भी और अदरवाइज भी। और ये मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री की तरफ लेके जाऊंगा। जब दोनों मुल्क नए नए आज़ाद हुए तो दोनों के हालात बहुत पतले थे, कोई इतनी इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं थे। लेकिन हमने देखा कि जब पाकिस्तान, ठीक है उसमें पाकिस्तान वाज वेल कनेक्टेड, लेकिन चाइना वाज आइसोलेटेड एट द बिगिनिंग। तो आपको पता ही है वो एक आइडियोलॉजी का फ़र्क था और उस वक्त पूरी कैपिटलिस्ट वर्ल्ड जो थी वो चाइना को इनसर्कल करने के लिए, और उनका ख्याल था ये एक फेलियर होगा। लेकिन हम देखते हैं कि चाइना ने ग्रेजुअली जिस तरह अपनी इकोनॉमी को तरतीब दिया, जिस तरह उन्होंने हार्डवर्क किया और बगैर दुनिया की सपोर्ट के उन्होंने एक सक्सेसफुल मॉडल डेवलप कर लिया। और आप देखें इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से और उनकी हार्डवर्क की वजह से उन्होंने आज जिस मकाम पे हैं, ये एक बजाते खुद एक रोल मॉडल है। तो मैं ये कहूँगा कि ये ताल्लुकात, क्योंकि चाइना पॉलिटिकली उस वक्त आइसोलेट था शुरू के सालों में, और उसके लिए एक ही ओपनिंग होती थी, वो पाकिस्तान होता था। और पाकिस्तान ने भी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ा, जो भी मसाइल आए, बहुत से प्रेशर झेले पाकिस्तान ने, सुपर पावर्स की तरफ से भी, दूसरे मुल्कों की तरफ से भी, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा उसके साथ रहा है और उसने भी रेसिप्रोकेट उसी तरह किया। तो ये मैं कहता हूँ कि एक ट्रस्ट बिल्डअप जो हुआ है, और खास तौर पे क्रिटिकल मौकों पे एक दूसरे की जो मदद की है, और उन, क्योंकि पाकिस्तान भी कोई इतनी साउंड इकोनॉमी, इतना ताकतवर मुल्क नहीं था, बहुत कमज़ोर मुल्क था शुरू में भी, और चाइना का भी ये हालात था। तो जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया, तो उससे जो ट्रस्ट डेवलप हुआ है। और मैं एक बात यहाँ पे कहता चलूँ, ज़्यादातर मुल्क हुकूमतों के दरमियान रिलेशनशिप होता है, लेकिन आप हैरान होंगे सुन के कि चाइनीज़ अवाम जो हैं वो भी, अगर किसी भी चाइनीज से जाके आप पूछ लें चाइना में कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो वो बगैर किसी डिले के कहेंगे पाकिस्तान। तो ये एक ऐसी बात है कि जो ट्रस्ट लोगों में भी आ गया और उनके लिए जो रिस्पेक्ट है वो इसकी मिसाल उसकी नहीं मिलती। नो डाउट। और नासिर सलमान साहब हुकूमत पंजाब के तर्जुमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। और आप तो चाइना रहे भी हैं और एक्सपोजर आपका माशाल्लाह इंटरनेशनली मौजूद है। आपसे गुफ्तगू इस हवाले से बतौर ख़ास होगी कि लगभग 14 के करीब ममालिक हैं जिनके साथ चाइना की सरहद मिलती है, लेकिन कोई एक मुल्क ऐसा नहीं जो पाकिस्तान की तरह समंदर से गहरी, शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची दोस्ती का क्लेम करता हो। तो ये जो 70 बरस का बाहमी एतमाद का रिश्ता है, इसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आज आपने फिर बहुत एक अहम मौजू के ऊपर, जब CPC कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक
एक एनुअल डे भी था और प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ खिताब 7 साल भी किया है। तकरीबात थी उसकी। और वहाँ पर उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी पाकिस्तान के मुतल्लिक अपने नेक जो ख्वाहिशात थी और पाकिस्तान के मुतल्लिक जो उनका विज़न था उसको पूरी दुनिया के सामने बयान किया है। सबसे पहले तो अभी जो मेरे फाजिल दोस्त ने भी बात की है कि ये जो दोस्ती है ना सिर्फ हुकूमतों के दरमियान में है, ये बल्कि दोनों जो पाकिस्तान और चाइना की अवाम है दोनों के दिल धड़कते हैं। आपको याद होगा जैसे हम बचपन में कश्ती चलाया करते थे पानी के अंदर कागज़ की, इसी तरह से पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे भी हमारे बचपन से आज तक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। देखिए वक्त के साथ साथ दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब ना सिर्फ आए बल्कि आपको याद होगा जब कम्युनिस्ट इनकलाब आया है जिसकी सरबराही माओ ज़ेतुंग कर रहे थे, तो उस वक्त उनके चू एन लाई साहब प्राइम मिनिस्टर थे जो कि पूरी दुनिया के अंदर चाइना को इंट्रोड्यूस करने के हवाले से दौरे किया करते थे। और जो माओ ज़ेतुंग है उन्होंने बहुत ही कम पूरी दुनिया के अंदर वो गए हैं। और हमारे जो आने जहानी वज़ीर आज़म थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने जब चाइना के अंदर दौरा किया है तो इस हवाले से जो पाक चीन दोस्ती है उसको मज़ीद ताकत के साथ वो पूरी दुनिया के सामने लेके आए हैं। बल्कि जो पाकिस्तान ने जो चाइना की रिलेशनशिप है वेस्ट के साथ स्पेशली, उस हवाले से बहुत सारा काम किया है जिसका ना सिर्फ चाइना आज भी इतराफ़ करता है बल्कि इस हवाले से पाकिस्तान की जो खिदमात थी उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो सर्द जंग थी जो रशियन ब्लॉक और वेस्ट के दरमियान में थी, उस वक्त में भी पाकिस्तान ने तमाम जो मसलहतें हैं उसको बाला ताक रखते हुए चाइना की पूरी दुनिया के अंदर एक विंडो खोलने के हवाले से बहुत अहम किरदार किया। पुर्तगाल के अंदर एक मकाओ इलाका है चाइना के साउदर्न साइड के ऊपर, वहाँ पर पुर्तगालियों ने 2002 में मेरा ख्याल है उसको आज़ाद किया। और उसके अलावा हांगकॉन्ग जो ब्रिटिश राज के अंदर था उसके अंदर जो मामलात थे निगोशिएशन पाकिस्तान में उनमें भी पुल का किरदार अदा किया। तो देखें जो दोस्ती है इस हवाले से इसकी पूरी दुनिया में कोई नज़ीर नहीं मिलती। जो जिन्ना साहब हैं आपको याद होगा वो जो पाकिस्तान का हाफ देख रहे थे, बाद में जिस किस्म के हालात पैदा हुए और जिस तरह के ब्लॉक हुए, हमारी जो चाइना के साथ दोस्ती है जिसका आज सी पैक एक मजहर है, ताकत और तरक्की का मजहर है, जो वन वर्ल्ड वन रोड का जो हब है चाइना का, उसके हवाले से पाकिस्तान ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनर है बल्कि इसकी डेप्थ को अब नेक्स्ट फेज में जब मैं आपकी तरफ आऊंगा मैं बयान करूंगा। एग्जैक्टली उस पर ख़ास तौर पर हम सी पैक को इसमें लेंगे, लेकिन जवाद चौधरी साहब मौजूद हैं और हम आपकी तरफ ये नुक्ता लाना चाहेंगे कि पाकिस्तान चाइना की दोस्ती सिर्फ वेस्ट को नहीं और उससे ज़्यादा जो बड़ी सुपर पावर्स हैं उनको ही नहीं खटकती, बल्कि ख़ित्ते के अंदर भी एक ऐसा मुल्क है जो अपनी तरफ से चौधरी बनना चाहता है और वो चाइना के मुकाबले में खड़े होने के तनाजुर में पाकिस्तान को भी तंग करता है, अफगानिस्तान में भी खराबियाँ करता है, बलूचिस्तान। तो इस तनाजुर में ज़रा पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को ज़रा देखिए। बहुत शुक्रिया अहमद साहब। देखें ये आपने बिल्कुल एक हकीकत जो है वो बयान की है कि ख़ित्ते का जो मुल्क है जो अनफॉर्चुनेटली हमारा हमसाये में बैठा है, उसको ज़ाहिर है एक तो पाकिस्तान में कोई चीज़ अच्छी हो उसको वैसे ही पसंद नहीं, और फिर ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अगर जो इकोनॉमी की तरफ कोई बंदा कोई तावन कोई किसी तरह से भी कोई भी दुनिया में पाकिस्तान की तरफ से आए वो उसको खटकना शुरू कर देता है। लेकिन चाइना के साथ जो मामला थे उसके वो जो आपने बयान किया कि वो जो खित्ते में एक पावर स्ट्रगल तौर पे यानी कि वो जो करना चाह रहा था वो उस तनाजुर में उसने देखा कि मेरे साथ चूँकि अपना जो अमेरिका जो वेस्ट का जो वर्ड है वो भी चाइना के चूँकि थोड़ा सा उनके साथ उनका एक चल रहा दुश्मनी, तो हम भी जो है ना वो करके उसमें हिस्सा डाल के तो पूरा वेस्ट को जो अपनी तरफ राग़ब करें और चाइना को आइसोलेट करने की कोशिश करें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि चाइना ऐसा मुल्क है जिसने पूरी दुनिया में अपने आप को जो है वो ना तो पीआर के तौर पे मनवाया है, ना उसने आपको प्रोपेगेंडा के तौर पे आपको मनवाया है, उसने करके दिखाया। सबसे पहले उसने अपने गोल सेट किए कि हमने लोगों को जो है ना वो अपने पॉवर्टी से निकालना है और उसके बाद हमने इकोनॉमिक जो है ना वो पावर हासिल करनी है, पावर स्ट्रगल नहीं करनी, हमने इकोनॉमिक पावर हासिल करनी है। और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरी दुनिया के झगड़े जमेलों को बिल्कुल एक साइड पे रख के वो इस काम में पड़ गया कि हमने अपने आप को इकोनॉमिक पावर बनना है। और अब वो जो है वो मैं कहता हूँ कल्मिनेट हो गया वो सारा पॉइंट और एजेंडा कि अब आपने उनकी जो तकरीरें हुई हैं जो अपना उनके
प्रेसिडेंट ने भी, जो शी जिनपिंग ने जो तकरीर की है कि अब आपको एक बदला हुआ चाइना जो है वो नजर आया, उसके पीछे वो एक कॉन्फिडेंस है पूरा कि हम अब जो है वो इस काबिल हो गए हैं कि हमने वो इकोनॉमिक पावर जो है ना वो हासिल कर ली है कि अब ना जो है वो भारत तो खैर किसी खाते में ही नहीं ना, उनके हिंदुस्तान या महाराज उनको तो किसी खाते में नहीं, उनका असल तो मामला जो है ना वो अमेरिकन के साथ है। लेकिन ये खाम खाई एक दरमियान में कहते हैं कि एक ऐसे अपना शहीदों में नाम लिखवाने का जो एक मुहावरा होता है, उसके चक्कर में जो फंसा हुआ था कि शायद हमारी तरफ भी नजर इसमें मामले में आ जाए और हम बड़े आते। लेकिन और दूसरे इसका एक अच्छा जी आपने जो जिक्र किया ना, इसमें मुनाफकत एक इतनी बड़ी देखेंगे कि इनकी अपनी भी कोशिशें करते हैं, ऊपर से खिलाफ हैं चाइना के जाहिरी तौर पे, लेकिन नीचे से भीख मांगते हैं जाके कि हमारे साथ भी कोई ट्रेड कर लो, हमारी भी मंडी है, हमारी भी इधर कोई पब है। और आप अगर देखें, आप फैक्ट निकालें तो आपको जो है ना वो कई मुल्कों से ज्यादा ट्रेड जो है ना उधर जाती है उनके साथ मिलेगी। ये बात भी तो ये जो मुनाफकत है ना, ये ऊपर से आपको तो उनका ट्रेडमार्क है। हाँ, ट्रेडमार्क है, वो आएगी ऊपर से, अंदर से भीख मांगेंगे। को पता है कि हम इनके बगैर सर्वाइव भी नहीं कर सकते खित्ते में। हमारी अपनी जो अभी हमने पीछे जब ये इन्होंने बड़ी नारे मारे कि वो फलां ऐप बंद कर देंगे, फलां से ट्रेड बंद कर देंगे, जब पिछले वाला मामला है तो बुरी तरह पिटे हैं। दोबारा से सारा कुछ आहिस्ता नॉर्मलाइज हो रहा है। ठीक है, तो इसकी हाँ मैं बिल्कुल आपसे दोबारा अभी हम टेकअप करेंगे इसी इशू को, लेकिन नासिर साहब आपकी तरफ आते हैं। और ये कि गुर्बत, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि गुर्बत के ख़ात्मे के लिए जो चीन की कामयाबी है वो सारी दुनिया के लिए मशअल राह है, और वो कहते हैं कि वो जो मॉडल है उस पर अमल किया जा सकता है गुर्बत के ख़ात्मे के लिए। और प्राइम मिनिस्टर का एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत जितने भी उसके एवेन्यूज़ हैं और जितने भी उन्होंने इस हवाले से काम किए हैं, फोकस उसका कॉमन मैन है। हमें थोड़ा सा बताइए, आप चाइना रहे भी हैं, कि किस तरह से गुर्बत के ख़ात्मे के इक़दामात हुए कि आज इसका तज़किरा पूरी दुनिया में हो। देखिए, जो चेयरमैन माओ थे, उन्होंने एक स्ट्रगल किया उस वक्त। वहाँ पर जो आज का ताइवान है वो भी चाइना का हिस्सा है, हम भी उसे मानते हैं। और वहाँ जो किंग था उस वक्त, वो ब्रिटिश पावर के साथ मिलके चाइनीज़ कौम का इस्तेहसाल करता था आफ्टर चिन डायनेस्टी, और बहुत सारी डायनेस्टियाँ वहाँ पर रही हैं जिन्होंने वहाँ पर रूल किया। लेकिन अवाम की फलाह बहबूद के हवाले से जो मॉडर्न चाइना के अंदर देखने में आया, और उसके पहले भी आपने देखा होगा पोस्ट के हवाले से भी चाइना की कौम के मुतल्लिक बहुत सारे ऐसे किस्से मशहूर हैं जो कि उनके मुतल्लिक मॉडर्न चाइना में तो खैर ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ये माजी में ऐसा देखने में आता था। जब चेयरमैन माओ ने वहाँ पर इनकलाब लेके आए, वो 1950s के अंदर जब पाकिस्तान बना है, तो पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसने चाइना को तस्लीम किया कि ये चाइना एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। और इसी तरह से जो चाइना है उसने भी अपनी अनकंडीशनल सपोर्ट दिखाई है उस वक्त। देखें, जो चेयरमैन माओ के बाद वहाँ पर चुअन लाई थे, और उसके बाद एक बहुत अहम आदमी है जो इस चाइना की तरक्की के बाद के अंदर में असल में बहुत अहम किरदार है, उनका नाम था देंग शाओपिंग। देंग शाओपिंग वो आदमी थे जिन्होंने चेयरमैन माओ और चुअन लाई के बाद एक ऐसी कायदाना अपनी क़यादत वहाँ पर फ्राहम की है जिन्होंने चाइना की कौम को एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ लाने के लिए जो पुरानी इक़दार थी उनको नए सिरे पे जियांग ज़ीमन को फिर ट्रांसफ़र किया। जियांग ज़ीमन का इस मॉडर्न चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार है। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि चाइना के अंदर सिर्फ एक पार्टी है जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कहते हैं। ये इक़्तिदार जो चाइना के अंदर है वो असल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का है। इसके चेयरमैन ही वहाँ के सदर हुआ करते हैं, जो कि आजकल आपने देखा होगा जो हमारे लेटेस्ट जो उनके प्रेसिडेंट हैं, और इससे पहले वंजा बाओ भी थे, और इससे पहले जो बड़े मशहूर उनके शी जिनपिंग थे। और ये सारे लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक मैनिफेस्टो है, उसके अंदर उन्होंने एक रेड बुक भी लिखी जो माओ ज़ेतुंग है, बहुत छोटी सी बुक है, और उसमें उन्होंने वो हद्दो हाल बयान किए जिसकी बुनियाद के ऊपर चाइना में ये तरक्की आपको देखने में मिलती। मैं आपकी प्रोग्राम का जो सहारा लेके आपको कुछ बयान करना चाहता हूँ कि कुरान के अंदर है कि अगर कोई मुल्क में फसाद फैलाए, या तो आप उसको कत्ल कर दें या फिर आपको उसको मुल्क से हटा दें, और मुल्क में फसाद फैलाने के लिए जो लोगों को आप इजाज़त न दें। बिल्कुल इसी तरह से चाइना में जो बंदा भी मुल्क की अमन व अमान के हवाले से चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी महसूस करती कि ऐसे एलिमेंट्स हैं
जो वहाँ पर अमनो अमान के मामले को खराब करना चाहते हैं। तो ये इस्लामिक जो सोच है, जो थॉट पेश की जाती है, उसके वो बहुत करीब है। पहले तो ये बहुत अहम है कि वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम है और अभी तक ये बड़ी मजबूती से चल रहा है। और जो अभी भी मेरे फाजिल दोस्तों ने भी बात की है, उसके पीछे जो उसकी तरक्की है वो उसकी अनकंडीशनल लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उस वजह से है। लॉ एंड ऑर्डर की पूरी दुनिया में बहुत बड़े मसाइल आए, लेकिन चाइना अभी, बल्कि जो कोरोना क्रंच का पूरी दुनिया में वावेला है, ये भी चाइना में शुरू हुआ है। लेकिन आज आप देखें कि चाइना बिल्कुल अलग थलग खड़ा नजर आता है, क्योंकि जो वेस्टर्न जमहूरी निज़ाम है वहाँ पर आपने जो मामला देखे और जो चाइना की स्टिल जो इकोनॉमिक पावर को आप ग्रो करते देख रहे हैं, उसके हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीपीसी का जो हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो वहाँ सीपीसी की दावत पे जाते हैं और वहाँ से भी लोग यहाँ पर आते हैं। इसका असल में जो कल्चरल एक्सचेंज के अलावा पॉलिटिकल एक्सचेंज है, ये भी पाकिस्तान के लोगों को एक मौका फराहम करेगा कि असल में वन पार्टी और वन कंट्री ये कॉन्सेप्ट क्या मुल्क में फलाह बहबूद लेके आता है, या हम समझते हैं जो वेस्टर्न जमहूरियत है उसका ज़्यादा तो फायदा डॉक्टर साहब है। यहीं से आप जरा सिरे उठा लीजिए धागे के और गुफ्तगू को आगे बढ़ाइए। असल में हमें लगता है कि वो वहाँ वन पार्टी रूल है और बड़ा टोटलिटेरियन सिस्टम है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये वन पार्टी रूल और मुल्कों में ही है, रहा है, सोवियत यूनियन में देख लें, और भी मॉडल हैं। लेकिन असल जो चाइना का फ़र्क है बाकी मुल्कों से, जो जहाँ वन पार्टी थी, वो है उसके गवर्नेंस का फ़र्क है। हम समझते हैं कि शायद वहाँ आम आदमी हर बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता, पार्टी नॉमिनी आ जाता है और उसको यस या नो। असल में पार्टी नॉमिनेशन हासिल करना जो है ना, ये एक बड़ा अपहिल टास्क है। वो हर अपने रिश्तेदार या किसी चाहने वाले को नहीं देते टिकट, वो उनका बड़ा एक सख्त किस्म का क्राइटेरिया है। उसमें अगर उनको पूरा नहीं उतरता तो कभी नहीं देंगे। मैं क्योंकि क्लोजली हम जाते हैं, हम देखते रहे उनके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। आप भी जाते रहे तो वहाँ तो देखें उसका लोकल गवर्नमेंट जो मतलब उसका मेयर होता है जिसको हम कहते हैं, वो हर हफ्ते लाइव टीवी शो पे आके लोगों के मसाइल देखता है। और इतना, मैं हमेशा चाइनीज सिस्टम कहता हूँ एक रिस्पॉन्सिव सिस्टम है। वहाँ ये नहीं हो सकता कि आप एक दफ़ा इलेक्ट हो गए और उसके बाद आपने स्याह सफ़ेद के मालिक हो गए। असल इशू ये है कि डिलीवरेंस और गवर्नेंस, उनका जो नॉमिनी बनना, दैट इज़ नॉट एन इजी टास्क। वो बहुत उसके लिए उसको स्टडी करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, कितना पार्टी के साथ कमिटेड है, कितना हमारे प्रोग्राम के साथ कमिटेड है, और कितनी किसने टाइम दिया है, कितनी स्ट्रगल की है। वो तो सडनली पार्टी मेंबर को कहते हैं कि जाओ फलां शंघाई में ये मामला हो रहा है, वहाँ 2 महीने जाके काम करो। तो वो इस तरह के टास्क देते रहते हैं और वो टेस्ट करते रहते हैं कि बंदे कितने कमिटेड हैं। गुर्बत कैसे खत्म? गुर्बत देखिए, उसके लिए बात फिर वही है, जब चाइना शुरू में सारी दुनिया ने उसका एक तरह से बाइकआउट किया हुआ था। वेस्ट वांटेड कि चाइना फेलियर हो जाए, लेकिन ये उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बना। जब सारी दुनिया ने उन्हें आइसोलेट कर दिया, देन दे कॉन्सेंट्रेटेड ऑन देयर कंट्री। बहुत से जो मॉडल हैं कम्युनिस्ट के, वो दे वर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इंडस्ट्री। चाइना वाहिद ऐसा मॉडल था जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को साथ लेके चला है, और उसकी वजह से वो उनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुई है। और देखें ना, सबसे 80% 70% आबादी तो उनकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी। सिर्फ इंडस्ट्री डेवलप हो तो वो आबादी तो निगलेक्ट हो जाती है। उन्होंने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को साथ साथ चलाया, और कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, सबको चलाया। इससे देखें जो 800 मिलियन आबादी को पॉवर्टी लाइन से उठा के वो ऊपर ले गए हैं। ये एक रोल मॉडल बन गया दुनिया में कि सिर्फ सिस्टम वन पार्टी का नहीं है, ये गवर्नेंस का सिस्टम है, ये अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, और ये रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि वो एक कामयाब मॉडल बना है। बाकी कम्युनिस्ट मॉडल क्यों नहीं इतने कामयाब? एग्जैक्टली। और जवाद चौधरी साहब, आपसे हम जानते हैं कि ये जो खित्ते के अंदर इक्तिसादी तरक्की के लिए पाकिस्तान और चाइना के वो कौन से मुश्तरका अहदाफ हैं कि जिनके हसूल से पूरा रीजन जो है वो ग्रो करता नजर आएगा? देखिए, जो अभी जो कॉन्सेप्ट है वन बेल्ट वन रोड का, जो आउटरीच रीच जो बढ़ानी है, कनेक्टिविटी खास तौर पे जो बेसिक नुक्ता था चाइना का, वो है कनेक्टिविटी का, ताकि रीजन ज़रा कनेक्ट हो। उससे अल्टीमेटली जब कनेक्टिविटी बढ़ती है, जब लोगों की एक्सेस बढ़ती है, मवासलात हों, रोड्स बने, चीज़ें आएँ, तो उसमें अल्टीमेटली उसका बेनिफिशरी जो है, जो उसकी जो आउटकम होता है, वो हमेशा इकोनॉमी होती है, ज़ाहिर है। और उसी नुक्ते के तहत ही उसने रीजन में हमारे पास जो CPEC जो है इसको ऑफ़र किया है, इसको लेके चल रहे हैं। और आपको ज़ाहिर है मालूम है कि CPEC का जो फेज़ 1 है, वो अब उसमें बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग थी, रोड्स थे, बहुत सारे वो बने हैं।
और अब जो है उसका जो 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 असल यानी जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमारी लोकल इंडस्ट्री को होगा वो अब शुरू हुआ है, जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब ने पर 2 दिन पहले जो जाके वहाँ पे जो उनका जो इफ्तिताह किया है बहुत सारी। और अब ये देखें कि वो जो सी पैक के जो फ्रूट्स हैं, मेरा ख्याल है कि अब वो टाइम है कि वो अब पकने वाले हैं, जिनको हम जो है ना वो अब अगले 1-2 सालों में अब हार्वेस्ट का टाइम आ गया और हम वहाँ पर अब जाके खड़े हो गए। ये मैं अभी यही जिक्र हो रहा है कि पाकिस्तान के हवाले से चाइना का जो रिलेशन है वो किसी एक गवर्नमेंट से नहीं है, जैसे भट्ट साहब ने भी बयान किया कि पीपल टू पीपल है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में अभी देखें जो कल जो तकरीरें हुई हैं उनकी जो पार्टी में 7 साल तकरीर, हाँ, उसमें देखें प्राइम मिनिस्टर साहब की तो ज़ाहिर है डेफिनेटली एज ए हेड ऑफ जो गवर्नमेंट वो बिल्कुल बनती थी उनको बुलाया जाना, वो तो था ही था। लेकिन अब देखें जो बाकी हमारी जो पार्टियां हैं पाकिस्तान की, हाँ। उसमें जो है वो PMLN की पार्टी है, पीपल्स पार्टी है, JUI को भी मौका उन्होंने दिया। तो तमाम जब उनके जो रिलेशन है वो हमारी अक्रॉस द बोर्ड तमाम पार्टीज के साथ हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रिलीजियस पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी के 7 साल में गई है और उनकी वो कोऑर्डिनेशन। तो ये जो ताल्लुकात की प्रायोरिटी है ये फिर हुकूमतों और लोगों से निकल के अक्रॉस द बोर्ड जो है ना पीपल टू पीपल, इससे हाँ इससे जो है इससे ये मतलब ये कि यहाँ पर अब इससे एक ऐसी बुनियाद रख दी है कि यहाँ पर किसी भी पार्टी की हुकूमत आएगी, चाइना के साथ हमारा रिलेशन जो है वो कांस्टेंट वो चूंकि अवाम की सतह पर है, तो इसलिए तो सी पैक का तज़किरा हुआ है सर, इस हवाले से कुछ बुनियादी तौर पे आप चाइना की तरक्की के मुतालिक अभी हम बात कर रहे थे, तो आपको 2 जो रीजन के वहाँ पर खिलाड़ी थे उनसे मैं जो कि बिजनेस के हवाले से वहाँ मुकीम रहा हूँ। एक तो वहाँ सिंगापुर का जो मॉडल है, वहाँ से चाइनीज़ जो ओवरसीज चाइनीज़ थे वो बहुत बड़ी तादाद में, जो सिंगापुर की बड़ी आबादी वो असल में चाइनीज़ निज़ाद है और वो लोगों की रिश्तेदारी थी यहाँ पर चाइना में। तो चाइना को जब उन्होंने एक आउटलेट के तौर पे सिंगापुर को वेस्ट ने प्रमोट किया है और वहाँ की जो लोकल गवर्नरशिप थी, वहाँ पे जो गवर्नर्स थी, उन्होंने जो चाइना के साथ उनकी जो माजी के अंदर एक रिलेशनशिप थी, वहाँ से वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई है। वो ओवरसीज चाइनीज़ ने बड़ा मेन किरदार अदा किया। मलेशिया जब तरक्की की है, ये बड़ा अहम नुक्ता है जो मैं आपको बताऊं। आज पाकिस्तान में जो ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को हम प्रमोट कर रहे हैं और उनको पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने के लिए हम जो रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट है, नया पाकिस्तान का जो हम सर्टिफिकेट उनको दे रहे हैं, ये असल में आपको समझना पड़ेगा कि चाइना की तरक्की के अंदर वो ओवरसीज चाइनीज़ जो मुख्तलिफ मॉडर्न कंट्रीज़ में थे, जैसे कि उस वक़्त जो रीजन में वहाँ पर इनकी जंगें भी हुई हैं जापान के साथ, वो बड़ा मॉडर्न कंट्री था और टेक्नोलॉजी के अतबार से नेशनल, JVC, टोयोटा, होंडा, इस तरह की बहुत बड़ी कंपनीज जो थी वो वहाँ पर रीजन के अंदर रूल कर रही थी, जिन्होंने अपनी सेकंड डेस्टिनेशन सिंगापुर और मलेशिया के कोलालमपुर को बनाया। ये सारे जो चाइना, कोलालमपुर और मलेशिया की जो आबादी की बड़ी तादाद है वो भी चाइनीज़ निज़ाद है। इन्होंने वो टेक्नोलॉजी चाइना में ट्रांसफ़र की। आपको याद होगा अपने बचपन में जैसे पाक चीन जिंदाबाद की दोस्ती के नारे मारते थे, तो चाइनीज़ सुई को भी आपने ज़रूर देखा होगा। तो उन्होंने कहा ये हमने मैसेज दिया था कि इतनी बारीक चीज़ हमने बना ली है, और साथ ताला भी भेजा था, चाइनीज़ ताला भी भेजा था कि हम फैक्ट्रियों को दुनिया की ये ताला लगाने जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये हम जो अखबारों में सुनते हैं या बाज़ औक़ात सतही लेवल के ऊपर हम जो बातचीत को सुनते हैं उनको पॉलिसी बना लेते हैं। चाइना में ऐसा नहीं है। अभी इन्होंने भी उसी तरफ इशारा एक्चुअली किया है कि पीपल्स कांग्रेस जो है वो असल में इस तरह से तयन करती है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है। जो हमारे इस वक्त उनके प्रेसिडेंट हैं, ये बचपन से इस कदर मुश्किल हालात में CPC के साथ वाबस्ता रहे हैं कि इनकी अगर आप किताब देखें या इनके ऊपर जो वहाँ पर मवाद मौजूद है, तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी को कई मरतबा खतरात में डाला और ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे जिसमें इंसान की जान भी जा सकती है। तो एक तो उनका जो सिस्टम है जिसमें वो गवर्नेंस में आपको लेके आते हैं, वो ख़ानदानी बुनियादों पर, सिफारिश की बुनियाद के ऊपर पीपल्स कांग्रेस उसको अलाउ नहीं करती। और जहाँ तक हम ये CPEC के हवाले से बातें हैं, तो चाइना पूरी दुनिया के अंदर कनेक्टिविटी चाहता है। अगर हम चाइना से कंटेनर पाकिस्तान मंगवाते हैं तो वो 14 डेज मिनिमम आपको लगते हैं, जो वहाँ के शेंजन के पोर्ट से या निन्बो से या शंघाई से अगर निकलता है। अगर वो बाई रोड हम जो रोड्स डेवलप कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के ज़रिए जो सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया के बाद जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं, उनकी जो दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी वहाँ रहती है, उसके लिए ये जो वन वर्ल्ड वन रोड का कॉन्सेप्ट है, वन बेल्ट वन रोड, वन जो रोड है, वन वर्ल्ड,
इसका असल में कॉन्सेप्ट पाकिस्तान की शमूलियत के बगैर ना सिर्फ अधूरा है, बल्कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है, सी पैक के बाद आप देखेंगे जब उसकी कंप्लीशन होगी, वहाँ एनर्जी के जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं, उसके अलावा जो रोड्स तामीर की जा रही हैं और जो ग्वादर पोर्ट को हम डेवलप कर रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि इससे ना सिर्फ खित्ते के अंदर पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा होगा, बल्कि तकरीबन 40,000 के करीब जॉब्स क्रिएट होंगी, 80,000 के करीब चाइना में जॉब्स क्रिएट होंगी। और पाकिस्तान के अंदर जो मैंने आपको पहले बताया है, इस वक्त पाकिस्तान में जो थ्रेटिकल तालीम के बहुत बंदे मिलेंगे, लेकिन टेक्निकल एतबार से प्रोडक्ट फिनिश में हम बहुत पीछे हैं। वो चाइना से जब हम ट्रांसफर करेंगे कि मछली खानी कैसे है वो सबको पता है, लेकिन मछली पकड़नी कैसे है, ये हम चाह रहे हैं कि चाइना से हम टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लेके आए, ताकि पाकिस्तान के लोगों को हम टेक्नोलॉजी के तौर के टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर के हवाले से जाने। चाइनीज मोबाइल की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग उसकी तरफ पहला कदम है। डॉक्टर खालिद मजहूर भट्ट साहब, सी पैक के मंसूबों की क्या अहमियत है? इस तनाजुर में प्राइम मिनिस्टर भी तशरीफ ले गए और उन्होंने बहुत सारे मंसूबों का इफ्तिताह किया, क्या कहते हैं? सी पैक जो है, ये जो BRI है उनका, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, OBOR, वन बेल्ट वन रोड, ये उसका एक जूल है, मतलब एक उसका फ्लैगशिप जिसे हम बोलते हैं, झूमर है, झूमर है। क्योंकि वो चाइना फिर अगेन कि वो एक बेल्ट या एक रोड या एक सी पैक पे डिपेंडेंट नहीं है, उनकी स्ट्रेटजी बहुत वास्ट है और बहुत दूर तक वो सोचते हैं। उन्होंने सी पैक की तरह के कुछ 6 रूट बनाए हुए हैं, जो बर्मा से भी जाता है, जो बांग्लादेश को भी कनेक्ट करता है, उधर श्रीलंका से। सो उनके कुछ 6 रूट्स हैं डिफरेंट, जिसको सारे को BRI कहते हैं, एंड दे आर रीचिंग आउट ऑलमोस्ट 64 कंट्रीज एंड 3 कॉन्टिनेंट्स, बल्कि उन्होंने यूरोप को भी। तो मैं जो बात इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे वाजे करना चाहता हूँ, ये जो BRI की या सी पैक की थोड़ी बहुत मुखालफत हमें नज़र आती है, बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन हिडन बहुत ज़्यादा है। और अमेरिका को ज़ाहिर है इसका एक प्रॉब्लम है कि इसकी जो आउटरीच इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी दुनिया में, इसकी कनेक्टिविटी इतनी बढ़ जाएगी और इसकी ट्रेड और इसकी इकोनॉमी इतनी फ्लरिश कर जाएगी, तो वी कांट मैच इट, क्योंकि ये एक नया मॉडल आ रहा है। देखिए ना, ये अगर किसी की जगह पुल बना रहा है, सड़कें बना रहा है, वेयर हाउसेज बना रहा है, अपनी तरक्की को शेयर कर रहा है, दैट्स द प्रॉब्लम। ये जो है ना शेयर्ड इकोनॉमी और शेयर्ड प्रोग्रेस, ये चाइना का विजन है। अमेरिका की तरह ये कोहर्सिव नहीं करता कि डरा के ये कर दो या इमदाद दे के ये कर दो, वो कहता है यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, कि आपको हम इकोनॉमिक मॉडल दे रहे हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। और हम तो अमेरिका को कहते रहे नो एड बट ट्रेड, हम तो यार उसको छोड़ दिए, अभी बहुत कुछ कहते रहे और वो भी बहुत कुछ कराता रहे हमसे। तो चाइना का ये जो मॉडल है ना कि हम मिलके शेयर्ड इकोनॉमी, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ये एक बड़ा जबरदस्त। देखिए ना, जिस मुल्क में सड़कें, पुल या बंदरगाहें बनेगी, उसकी इकोनॉमी तो तगड़ी हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जहां ग्रो करके, दैट्स द पॉइंट, और कनेक्टिविटी बढ़ गई तो उनको तो फायदा होगा, लेकिन इवेंचुअली फायदा चाइना को भी होना है। बल्कि वो क्या कहते हैं कि जहां तरक्की लेके जानी हो वहां सड़क ले जाए। तो उसने तो पुल और पोर्ट्स और पता नहीं क्या क्या बना दिया और वो इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी गरीब मुल्क का डेवलप होगा, उसकी इकोनॉमी बेहतर होगी। तो ये सारे मुल्क समझते हैं। असल जो प्रॉब्लम आता है कि सी पैक का मैं इंपॉर्टेंस क्यों मैंने कहा ना, उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। सी पैक की वजह से चाइना को एक्सेस मिल जाएगी इंडियन ओशन या बहर अरब में। अब चाइना, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए, इंडियन ओशन जो है दिस इज द बिगेस्ट हब फॉर ट्रेड एंड एवरीथिंग। सारी दुनिया की ट्रेड, यूरोप, अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सारी जापान, ये सारी इंडियन ओशन में होती है। और चाइना की जो प्रेजेंस गवादर में होती है, ही विल बिकम स्टेक होल्डर ऑफ इंडियन ओशन पॉलिटिक्स। ये असल में प्रॉब्लम है कि चाइना जब इंडियन ओशन में आएगा तो इंडिया भी आउटवेट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का क्लेम है कि इंडियन ओशन बिलोंग्स टू मी। लेकिन जब चाइना की प्रेजेंस हो जानी है तो ये एक स्ट्रेटेजिक जो एडवांटेज मिलना है चाइना के साथ साथ पाकिस्तान को भी, क्योंकि हमारी जो नेवल मामला खासा जुज़बुज़ कर रहा है इस हवाले, इसीलिए कि उसका स्टेक कम हो जाएगा, चाइना उसमें एंटर हो जाएगा, उस पॉलिटिक्स में, उस स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट में। तो ये एक गेम चेंजर इसलिए भी है कि चाइना, क्योंकि सारी ट्रेड वो करते हैं चाइनीज सी से दूसरी तरफ, अब वो आ जाएगा इंडियन ओशन में, और उसको इंडियन ओशन में पहुंचने के लिए कितना है, सिर्फ 1300 किलोमीटर। तो ये एक उसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बहुत बड़ा एडवांटेज। तो जनाब शहबाज चौधरी साहब, क्या तस्वीराती अहमियत बनती है इस मंसूबे की इस खित्ते के तनाजुर में, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस? भट्ट साहब ने देखिए जैसे बताया कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतनी है ज़्यादा कि एक मुल्क को दुनिया तक पहुंचने के लिए अगर जो है वो एक मिसाल के तौर पे अगर 10 दिन का सफ़र करना पड़े और वो काम जो है वो 10 घंटे में हो जाए उसका,
तो फिर इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस का मंसूबा और क्या हो सकता है। भट्ट साहब ने जिक्र किया कि किस किस को खटकता है ये। मैं हमेशा इस वाले से कहता हूँ मोहम्मद साहब कि ये एक ब्लेसिंग है इन दिस सेंस कि जिस हमें अगर अपने दुश्मन का पता ना हो, या हासिद का पता ना हो, तो ज़्यादा तकलीफ होती है और फिर बंदे को ना उसका हल ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी क्या है, पहले उसको फाइंड करो कौन है। हम थोड़े से ब्लेस इस वजह से हैं कि ये सी पैक के जितने हासिदीन ना सारे हमें पता है कौन है। हमें ये भी पता है कि हमारा जो हमसाया मुल्क है उसको क्या तकलीफ है, और हमें ये भी पता है कि जो दूसरी जो सुपर पावर्स हैं, अमेरिका है, उसको क्या तकलीफ है। और जब हमें इन चीज़ों का पता है तो अब हमने सारा जितनी जो हमने फोर्स लगानी है वो हमने इनको प्रोटेक्ट करने में और काउंटर करने में लगानी है। हमारे इसके खिलाफ जितने प्रोपेगेंडा हो रहे हैं वो भी हमें सारा पता है कि वो प्रोपेगेंडा जो है वो सोशल मीडिया के जरिए। प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा भी है कि जितनी मर्जी कोई साजिशें होती रहें और मुखालफत होती रहे, पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो इसी तरह से मुस्तहकम ये जो डिटर्मिनेशन है ना पाकिस्तान और चाइना, और ये पहले भी जिक्र हम कर चुके थे कि दोनों तरफ यानी कि इसकी जो है ना वो इसकी इसकी जो एहसास है, जो इसकी जो है ना समझ जो दोनों तरफ है, और जो ट्रस्ट का जो लेवल है वो दोनों तरफ एक जैसा है। एक्चुअली आपको भी मालूम है कि जो मुल्कों के जो ताल्लुकात होते हैं वो हमेशा इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, लेकिन चाइना के साथ थोड़ा सा हमारा जो है ना इंटरेस्ट के साथ ट्रस्ट बेस भी है। हमारा जो ट्रस्ट का जो बेस है ना, जो ट्रस्ट डेफिसिट बिल्कुल भी नहीं है। उनको भी पता कि ये हमें एक्चुअली दो तरफा कश्मीर के मसले पर चाइना ने जिस हमेशा हमारी मदद की है, हमेशा हमारी मदद की है। जब भी मामला यूएन में गया है कोई, हमेशा उसने वीटो का अपनी पावर का जो अगर हम उसने हमारे हक में जितनी वीटो पावर का इस्तेमाल जो चाइना ने हमारे हक में किया है, मेरा नहीं ख्याल कि शायद किसी और हक में या किसी और मसले पे उन्होंने किया हो। तो चूंकि पाकिस्तान के साथ जो जब आपका ट्रस्ट का लेवल हो, जब आप दोस्ती जो है ना वो बड़ी जबरदस्त हो, तो फिर आपके जो मसले मसाइल होते हैं वो भी संजय हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम उनको हर मामले में सपोर्ट करते हैं, इसी तरह वो भी हमारे जो प्रॉब्लम है, हमारे क्या प्रॉब्लम थे, हमारे इंडिया के साथ प्रॉब्लम कश्मीर का, उसमें हमेशा उन्होंने हमारी मदद की। हमारा प्रॉब्लम था यहाँ पर इकोनॉमिक मसाइल था, गुर्बत के मामला थे, बेरोजगारी के मामला थे, उसमें देखिए अभी ये सी पैक लेके हमारे पास आ गया। तो मेरा ख्याल है ये टाइम टू टाइम जो है ना टेस्टिंग हुई है। अब हमने और डैम्स के हवाले से इतनी बड़ी सपोर्ट हमें, और हमारी गवर्नमेंट इस वक्त भी हमारी जो मौजूदा जो हमारी गवर्नमेंट है पीटीआई की, इन्होंने भी पूरी तरह, मैं कहता हूँ कि जितना फोकस होके जितना इन्होंने मतलब पहले होता ना हमारा कहीं हम इधर भी देख रहे हैं, शायद उधर भी देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा यकसू हैं हम लोग। और जो बड़ी ब्लेसिंग है कि हम अगर यकसू होके अपनी जो सोच है हमारी, जो आगे जो विजन है, हमने रख लिया कि भाई हमने अब इधर से अगर हमें कुछ छोटा मोटा एड का इंसेंटिव आएगा भी तो हमने उसको उस पर कंप्रोमाइज करके इधर अपने तल्लुकात या उस मामले को खराब नहीं करना। तो ये एक बहुत बड़ी एक मैं इसको पॉजिटिव देखता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने एक सीधी लाइन ले ली है, अब चलते जाएं इस पे, जो होगा फिर देखी जाएगी। तो भट्ट साहब कैसे देखते हैं हुकूमत की इस स्ट्रेटजी को, इस अप्रोच को, इस डायमेंशन, इस डायरेक्शन को? देखें जी, इसमें बड़ा क्लैरिटी है, ये हमारी सर्वाइवल का मामला है। देखें ना, आप अगर पूरे रीजन में देखें तो चाइना की सपोर्ट अगर हम माइनस कर दें तो वी स्टैंड नोवेयर, सीधी सी बात है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उस तरह पावरफुल नहीं है, ना इकोनॉमिकली ना अदरवाइज। तो ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं मुल्कों के साथ, ये बड़े मीनिंगफुल होते हैं। तो ये एक सिंबॉलिक होते हैं कि हमारे साथ अगर चाइना खड़ा है तो बहुत से लोगों को एक रहेगा भी उनके साथ तो भी चाइना है। और चाइना इस खित्ते की तो सबसे बड़ी पावर है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। और सिर्फ वो असले की पावर नहीं है या टैंकों की पावर नहीं है, वो इकोनॉमिक पावर है। दुनिया में अगर अमेरिका के पास सबसे ज्यादा डॉलर किसी के पास है तो वो चाइना है। और वो बहुत, देखिए अब इस पे 64 बिलियन डॉलर उसने खर्च करने हैं और इतने बेशुमार मुल्कों को वो मैनेज कर रहा है। और सिर्फ सी पैक की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्यों कर रहा है? ये इसलिए कि उसके पास इकोनॉमिक पावर है, उसके पास पैसे हैं, वो खर्च कर सकता है। और वो खर्च ऐਵੇਂ नहीं करता जो अमेरिका का प्रॉब्लम है, बार जो कि जी वो इमदाद दे दी और वो फिर आप मांगते ही रहते हैं इमदाद। वो आपको एक तरीका बताता है, एम्पावर करता है, आपको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस देता है कि आप मिलके करें, आए मिलके कारोबार करें। ये उसका असल में नारा है, मोटो है कि आए मिलके काम करते हैं। तो इससे आपको भी फायदा होगा, बजाय कि हमें 10 मिलियन डॉलर की इमदाद दे दे, 20 मिलियन डॉलर की इमदाद दूसरे साल दे दे, वो फिर हम डिपेंडेंट रहते हैं। वो डिपेंडेंट नहीं रखना चाहता है, वो कहता है इकोनॉमिकली वी शुड शेयर थिंग्स।
तो यही सबसे बड़ा फर्क है जिससे उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और एक चीज मैं ऐड कर दूं, अच्छा चलें कर लें आप। जी जी कर रहे हैं, ऐड कर वो रहे हैं। इसकी जो अपोजिशन हो रही है, अब पहले तो मेरा ख्याल है ढके छुपे लफ्जों में थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो पिछले चंद दिनों में हुआ डेवलप, जब G7 की मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने एक पैरेलल प्लान दे दिया जी अब BRI के मुकाबले में, जिसे वो कहते हैं B3W, बेटर बिल्ड वेंचर एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप। अब उस मुल्क में ये बिल्कुल एक तरह से मार्शल प्लान की कॉपी है, वो भी इनसर्कलमेंट ऑफ कम्युनिस्ट कंट्री थी, और ये BRI को काउंटर करने के लिए उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक प्लान दे दिया है कि हम डेवलपिंग कंट्रीज को कोविड की वजह से हेल्प करेंगे। उसमें उन्होंने एनवायरनमेंट भी डाल दी है, उसमें उन्होंने जेंडर इक्वालिटी भी डाल, तो इस तरह वो एक पैकेज लेके आ रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कि इसको काउंटर करें, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक है और उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। तो नासिर साहब, क्या चैलेंजेस हैं इस सारी सिनारियो में, CPEC प्रोजेक्ट को, पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात को, खित्ते की तरक्की को, क्या चैलेंजेस हैं? देखें जी, सबसे पहले तो जो आप CPEC का मंसूबा देखें, गुज़िश्ता तकरीबन एक दहाई से इसके मुतल्लिक आप मुख्तलिफ तरीके से बातें सुनते रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट के अंदर भी इस पे काम होने की हम खबरें सुनते थे, और सुनते थे कि पाकिस्तान में तकरीबन $60 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट आएगी, तो पाकिस्तान की इकॉनमी भी बूस्ट करेगी, पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को भी दोबारा पूरी दुनिया के अंदर लेकर सामने आएगा, और पाकिस्तान में जो ग्वादर की पोर्ट है उसके ज़रिए हम एक नया शहर बना के अपनी इकनॉमिक पावर जो बनने के ख्वाब हम देखते हैं उसके हवाले से हम अपनी मंजिल का तयन करेंगे। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि वेस्ट इस वक्त पूरी दुनिया को अपने नॉलेज के एतबार से, मेडिकेशन के एतबार से, वॉर इक्विपमेंट के एतबार से, अपनी लैंग्वेज के एतबार से लीड कर रहा है। चाइनीज़ ज़ुबान को पूरी दुनिया में चाइना के अलावा बहुत कम लोग जानते हैं और मानते हैं। जब आप किसी बंदे को भी जानते हैं तो सबसे पहले आप उसकी लैंग्वेज के ज़रिए उसको जानने की कोशिश करते हैं। मिस्टर हु जिनताओ जो है, मिस्टर हु, ये ऐसे ही जैसे हम यहाँ पर मलिक कहते हैं किसी को या चौधरी कहते हैं, तो हमें अभी तक नहीं पता कि चाइना के अंदर जो लोग हैं वो असल में किस तरह की नस्ल के हैं, कन्फ्यूशियस का वहाँ पर क्या मुकाम है, और वहाँ पर जो डायनेस्टियाँ थीं, जो आपको बताना चाहूँगा कि 5,000 साल की जो कंफर्म्ड सिविलाइजेशन है उसकी हिस्ट्री वो चाइना के पास है कि हमारे 5,000 साल पहले कौन था यहाँ पर, अब कौन है, इस दौर में कौन था, उस वक्त इंडिया के साथ उनकी ट्रेड कैसे होती। जैसे कि मैंने वहाँ पर ग्वांजू में देखा कि वहाँ लिखा था कि डॉग्स एंड चाइनीज़ आर नॉट अलाउड। यही बात हम यहाँ इंडिया में सुना करते थे। तो ये एक नफ़रत का जो मामला है, हसद का मामला है, ये कौमों के अंदर भी फिर सरायत कर जाता है। इस वक्त जो दुनिया के अंदर नई बेल्टिंग हो रही है, पाकिस्तान और चाइना एक साथ खड़े हैं और मुख्तलिफ ममालिक जो है उस हवाले से नई सफ़बंदी कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं रशिया को भी आपने देखा, पिछले दिनों उनके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आए और रशिया के साथ जो हमारे मामलात थे, जो हमारे ट्रेड के हवाले से अनसेटल्ड इश्यूज़ थे, उन पे बड़ी पेशरफ्त हुई और उस मंडी को पाकिस्तान के खोलने के हवाले से उन्होंने खुले दिल से बहुत सारी ऑफ़र्स की। इसके साथ ही साथ इंडिया आप देखें, वो भी जिस किस्म की हमारे साथ जब से पाकिस्तान बना है मामलात करता रहा, उसको मोदी ने कहा कि किस तरह से हमने 1971 की वॉर में इंडिया ने अपना घनौना किरदार अदा किया और वहाँ पर मुक्ति बाहिनी और इस तरह के मामलात को ना सिर्फ फौजी सपोर्ट दी बल्कि वहाँ पर जो बगावत हुई उसमें इंडिया ने अपना जो पहले दिन का उनके वो जो नायडू साहब थे और इस तरह की जो डॉक्ट्राइन के ऊपर उनके मास्टर तारा सिंह और इस तरह के लोग बातें करते थे, उस पे हमने आखिरकार अमल पैरा हुए। ये मोदी साहब ने पिछले दिनों बमंगे दहल ये सारी जगहों पे कहा। देखें, पाकिस्तान जब से बना है इंडिया ने इसके वजूद को तस्लीम नहीं किया और पूरी पाकिस्तान कौम भी इस हवाले से एक यानी कि मुट्ठी में है कि हम पाकिस्तान को छोटा मुल्क समझ के इंडिया के अज़ाइम को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। इस हवाले से देखें, जब तक पाकिस्तान के लोग अपने लोगों को स्पेस नहीं देंगे और गवर्नमेंट अपने लोगों को आगे बढ़ने के चांसेस नहीं देंगे और हम मजबूत कौम नहीं बनेंगे, हमें किसी किस्म की इस तरह की खुशफहमी में तो नहीं रहना चाहिए। बहरहाल कौमें वही आगे जाती हैं जो अपने एतमाद के अंदर अपने एतमाद को पैदा करने वाली कुव्वतों की आबियारी करते हैं।
तो देखें जो चाइना है इस हवाले से पाकिस्तान को भरपूर सपोर्ट देता है, लेकिन जो चैलेंजेस वेस्ट के हवाले से है और उसके अलावा मुख्तलिफ जो आपने अभी ये भट्ट साहब ने भी बात की है कि इंडियन ओशन के अंदर जो रेड सी के अलावा उनकी डोमिनेशन है अभी वेस्टर्न पावर्स की, क्योंकि यहाँ से आप इस रूट के ज़रिए ट्रेड होती है। जितनी भी चीज़ें हमारे स्टूडियो में पड़ी हैं ये इंपोर्ट की गई हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स पाकिस्तान में, तो इसका रूट बाई एयर नहीं होता, ये बाई सी होता है। तो इसके ऊपर कब्जा करके जब आप बड़ी दुनिया की पावर बनते हैं तो सीज पे कंट्रोल करना होता है। ये जो जंग है इस हवाले से पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मरकजी फ्रंट लाइन स्टेट है, और इस स्टेट को बनने का जो ख्वाब है वो इंडिया को बहरहाल पसंद नहीं है। लेकिन हमारी हुकूमत स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये डिटरमिंड है इमरान खान की लीडरशिप में कि हम हर हाल में चाइना के साथ जो सी पैक के मंसूबे ना सिर्फ उनको कामयाब करेंगे बल्कि इनके साथ मिलकर पाकिस्तान अपनी इक्तिसादी जो नमू को हासिल करना चाहता है उसकी मंजिल तक भी पहुंचेंगे। तो जवाद चौधरी साहब, इसके लिए कि खित्ते के अंदर जो इक्तिसादी तरक्की है और ये जो बाहमी रवाबत है उसके फ़रोग के लिए अमन व इस्तेहकाम एक अव्वलीन शर्त है। अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए क्या ऐसे इक़दाम आपके नज़दीक ज़रूरी हैं कि जिससे तरक्की का प्रोसेस जो है वो तेज़ तर हो? देखें, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि कॉन्फ्लिक्ट में कोई भी एक घर तरक्की नहीं करता। अगर घर में ही अब लड़ाई हो तो वही तरक्की नहीं करता, और कौमें या मुल्क तो फिर एक और बहुत बड़ी चीज़ होती है। अमन इक़्तिसादियात के लिए, इकोनॉमी के लिए बेसिक सबसे एक जो की फैक्टर है ना वो है। इस पाकिस्तान का अमन ज़ाहिर है बड़ा ज़रूरी है, और पाकिस्तान का जो अमन है ज़ाहिर है किसी भी मुल्क का अमन हमेशा उसके सराउंडिंग में जो है वो खित्ते से जुड़ा होता है। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारे हमसाया मुल्क में हमारे पहले तो हमें एक फ्रंट पे यानी हमेशा से वो उनका सामना रहता था कि हम उनके साथ करते थे मशरक़ी की फ्रंट पे, लेकिन अभी जो मगरबी मुल्क अफगानिस्तान में जो अमेरिका का जो अभी इनखला हो रहा है, बल्कि अभी 90% तक जो कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर बहुत सारे जो है ना वो सवाल, अमेरिका खुद तो जा रहा है लेकिन बहुत सारे सवालात छोड़ के जा रहा है पीछे। ज़रा आप लोग जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि यहाँ पर जो उसको फाइनल काम करना चाहिए था, हालांकि इसमें पाकिस्तान ने आपको पता है कितनी पिछले 2 साल में कितना अहम रोल अदा किया है इस पीस प्रोसेस को हासिल करने के लिए, ताकि कम और उसका जो लालच हमारा पाकिस्तान का तो यही है ना कि कम से कम हमारे अमन में, पड़ोस में अमन रहे, और वो गलतियां ना दोहराई जाएं जो 20 साल पहले या 30 साल पहले इस खित्ते में जो है ना वो जो सुपर पावर्स में पहले भी दोहराई हैं, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वही गलतियां दोबारा दोहराए जाने का खदशा जो है ना हमारे पड़ोस में पैदा हुआ है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये वाला फ्रंट जो है ना ये पुरअमन रहे, और जो भी वहाँ पर हो रहा है उन्हें एक अच्छी प्रॉस्पर जो है ना वो गवर्नमेंट बने अमेरिका के जाने के बाद, और उसमें ये अगर पूरी तरह जो है ना वो सूरत हाल कंट्रोल में रहती है तो फिर जो है वो हमारा सी पैक भी तरक्की करेगा, इसको भी खतरात कम से कम होंगे, और हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वहाँ पर हालात ख़राब होते हैं तो फिर जो है इसका असर हमारे ऊपर भी आएगा, जो कि हमें उस हवाले से खदशात बहरहाल मौजूद रहेंगे। भट्ट साहब जी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि अभी एक नई सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अमेरिका के जाने के बाद अफ़गानिस्तान में एक सडनली एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जो सारे रीजन को डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन मैं अफ़गानिस्तान जाने से पहले कहूँगा कि हमें बलूचिस्तान में बहरहाल एक पीस और अमन लाना चाहिए, और जो भी मौजूदा हुकूमत ने इस हवाले से बहुत अच्छी बात की है कि हम उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं और उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। देखिए, मुज़ाकरात ही मसले का वाहिद हल होता है, और वो तो अपने लोग हैं, ठीक है, भटके हुए हैं या मिसगाइडेड हैं, लेकिन हमें बहरहाल एक सीरियस एफर्ट करनी चाहिए, क्योंकि सारा दारोमदार गवादर पे है, और गवादर बलूचिस्तान की बंदरगाह है, और जब तक आप हमारा मगरबी रूट सिक्योर नहीं करते, जो पूरा जाके फिर अफगानिस्तान भी जाना है और ईरान की तक भी जा सकता है, और चाइना ने उधर से जाना है, तो जब तक वहाँ सिक्योरिटी नहीं होगी, पीस नहीं होगा, तो ट्रेड बगैर पीस के नहीं होती। तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी बलूचिस्तान में अमन लाने के लिए होनी चाहिए, वहाँ स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और उसके लिए सबको मेन स्ट्रीम में शामिल करना चाहिए, जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि आपको पसंद है या नहीं है।
दूसरी बात है कि अफगानिस्तान का जो इफेक्ट आ रहा है, देखें ना अभी हिंदुस्तान भी शरारतें कर रहा है, अभी जो बम धमाका लाहौर में भी हुआ, वो कड़ियाँ सारी मिल रही हैं और पकड़ी भी गई हैं। इसमें कोई अब दो राय नहीं है कि इंडिया इन्वॉल्व नहीं है हमारे पाकिस्तान डिस्टेबलाइज करने में, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने में। और बिल्कुल ठीक कहा मिनिस्टर साहब ने कि FTF को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो इंडिया की तरफ से आती है, पाकिस्तान में डिस्टेबलाइज करते हैं वो, और ये टेररिस्ट एक्टिविटी फिर फैलती हैं। तो ये एक अच्छा शगुन नहीं है। इंडिया को बाहर आलम में कंट्रोल करना और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें एक रोल प्ले करना चाहिए। और आखिरी बात कि यहाँ अफगानिस्तान में जो इशू है तालिबान के साथ, क्योंकि अब लगता है ऐसे ही कि मुश्किल हालात हैं बहुत ज़्यादा, दे आर जस्ट अवे वन आवर फ्रॉम काबुल। तो अगर वहाँ पे तालिबान आ जाते हैं या कोई सिविल वॉर शुरू हो जाती है तो बहरहाल वो इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और चाइना को भी इस बात का इदराक है कि अफगानिस्तान में अगर अमन नहीं होता तो ना सेंट्रल एशिया में ट्रेड हो सकती है प्रॉपरली, ना ही पाकिस्तान के जरिए जा सकते हैं, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान नहीं खुलता हमारा CPEC उस तरह फ्लरिश नहीं कर सकता। लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है इस बारे में, चाइना नोस हाउ टू मैनेज थिंग्स। मेरे इतलात के मुताबिक या मेरी असेसमेंट के मुताबिक उसने तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए हुए हैं और वो एक रोड मैप बनाया हुआ है जिसका मुझे उम्मीद है कि अल्लाह करे दुरुस्त हों। और कैसे वाइंड अप करेंगे इस सारी देखें, जो बेसिकली हमारी आज की गुफ्तगू है इसमें हम पाकिस्तान चाइना रिलेशन को जो डिस्कस कर रहे हैं, इसका जब से पाकिस्तान बना है और जब से चाइना की नई गवर्नमेंट आप देखते हैं मॉडर्न चाइना, तो आपको ये देखना होगा चाइना बहुत सदियों से एक पावर है। इसके पास जो वीटो के इख्तियार हैं ये पाकिस्तान और इंडिया के पास नहीं है। बाज़ औक़ात अनफॉर्चुनेटली चूँकि हमने मुताला करना छोड़ दिया है तो हम समझते हैं कि शायद ये मॉडर्न चाइना इस खित्ते के अंदर बड़ा असर पजीरी रखता है और पहले कभी चाइना के अंदर जो दीवारें चीन थी वो बाद में बनी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखें, एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के अंदर जो ताकत का तवाज़ुन है वो अब तब्दील हो रहा है। आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों जो कौमी असम्बली के अंदर अपना बयानिया दिया है उसमें इकॉनमी को कैसे वो देख रहे हैं, उसमें जो माजी के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने कहा कि क्या हम कोई कमतर पाकिस्तानी है या इंसान कमतर है, इसको हम किसी तरीके से भी ना तो मानते हैं ना ही इस तसव्वुर को हम कबूल करेंगे। देखें, जो पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान इसको इस तरह से देखता है कि पाकिस्तान को जो अपनी इकनॉमिक ग्रोथ चाहिए उसमें इसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए। रोड्स की जो तामीरात हो रही हैं, जो इसके अलावा इसमें अहम बात यह है कि इसमें हम एनर्जी के कुछ ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं जब पाकिस्तान में एनर्जी का जो बहरान हमें जिसका सामना है, क्योंकि हम इस वक्त भी हाइडल पावर से बहुत दूर हैं, तो इस हवाले से चाइना की ये जो रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर की मंसूबा है जिसे हम CPEC कहते हैं, इस पे हम इसलिए भी जोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बड़ी आबादी है 65% से ज़्यादा वो नौजवान है। वो चाइना की जो तरक्की हुई है ये इलेक्ट्रॉनिक की तरक्की है असल में, आप समझें। उसके अलावा हम उनको चाहते हैं कि जिन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर तरक्की की है, बीज की नई नमू के अंदर तरक्की की है, वो भी पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफ़र हो। जब वो ट्रांसफ़र होगी कि यहाँ पर उनके बड़े बड़े सरमायाकार जो अभी ग्वादर में भी खान साहब गए हैं उसमें उन्होंने डिस्कस किया है कि हम चाहते हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी मुकामी लोगों के साथ शेयर हो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप किसी की केयर करते हैं तो आप फिर शेयर करते हैं, ये इंग्लिश का बहुत बड़ा मुहावरा है। तो हम इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने के हवाले से इमरान खान को पूरी कौम का कस्टोडियन समझते हैं। और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 7 साल है मजीद उसमें देखेंगे जो नया पाकिस्तान का हाब है वो इंशाल्लाह ताला चाइना की मदद से आप पूरी दुनिया के सामने एक पाकिस्तान बदला हुआ पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा ही होगा। और पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं उस पर जितनी भी गुफ्तगू की जाए वो कम है। और इस हवाले से CPEC का जो प्रोजेक्ट है, जैसा कि उन्होंने कहा कि झूमर है, भट्ट साहब कह रहे थे, इस पूरे ख़ित्ते का, इसे गेम चेंजर भी कहा जाता है। और अब जिस तरह से स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बन रहे हैं और वहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के हवाले से जिस तरह से अभी तस्करा किया है जनाब नासिर सलमान साहब ने, और इससे जुड़े हुए जो चैलेंजेस की तरफ जो जवाद चौधरी साहब ने इशारा किया है, ये तमाम चीज़ें जो हमारे स्ट्रेटजिस्ट हैं उनके मद्देनज़र हैं। और इंशाअल्लाह तरक्की का, दोस्ती का और खुशहाली का सफ़र जारी रहेगा और ख़ित्ते में पाकिस्तान और चीन पूरी दुनिया के लिए अमन के अलम बरदार होंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब नासिर सलमान साहब, डॉक्टर खालिद मंसूर भट्ट साहब और जवाद चौधरी साहब हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू की। इसके साथ ही अपने मेज़बान हामिद वलीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।